Hello everyone, welcome back to a new class. Today's topic is how and where to use the definite article in a correct way. As we know, article is two types. One is indefinite article and the second one is definite article. Indefinite article are a and an, and the definite article is the, or we pronounce the. But why do we pronounce in two different ways to the same word? Before going to learn about how and where to use the definite article, I would like to say that the correct pronunciation of the definite article. There are two rules for it. The first one is before a consonant sound we say the. अगर कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होता है तो उससे पहले अगर हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं तो उसे हम द बोल के प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल आई कैन राइट और से द ट्री, द ट्री, और आई कैन राइट ऑल्सो द काव, बिकॉज यहाँ पे जो ट्री और काव दोनों वर्ड हैं वो दोनों ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत हो रहे हैं. उसी प्रकार दूसरा रूल यही है, अगर कोई वर्ड भावेल से शुरुआत होता है उससे पहले जो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा तब हम उसे दी बोल के प्रोनाउंस करेंगे. बिफोर ए भावेल साउंड वी से दी. फॉर एन एग्जाम्पल दी ईयर, और आई कैन ऑल्सो राइट दी आइसक्रीम. वाई? बिकॉज यहाँ पे ये जो ईयर वर्ड है और आइसक्रीम वर्ड है दोनों का शुरुआत एक भावेल साउंड से हो रहा है, इसी वजह से. I hope you got it. But this is not today's topic. As I told you, today's topic is how and where to use the definite article in a correct way. So let's begin to learn about it without wasting the time. Rule number 1. Rule number 1 ये कहता है we use the before a noun when we mention it for a second or subsequent times. मतलब जब हम सेंटेंस में किसी नाउन को सेकेंड टाइम के लिए लिख रहे हैं या फिर एक बार मेंशन कर चुके हैं और उसके बाद यूज कर रहे हैं तब उसी केस में उसी नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा. जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने दे दिया है. पहला एग्जांपल कहता है आई हैव बॉट अ पेन एंड द पेन इज क्वाइट एक्सपेंसिव. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार जब पेन यूज हुआ है उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हो रहा है, और सेकेंडली जब जब उसी ही पेन को या फिर उसी ही नाउन को हम यूज कर रहे हैं सेकेंडली या फिर सब्सिक्वेंट टाइम के लिए तब वहाँ पे उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज हो रहा है. उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. सी मेड ए बाइसाइकिल हरसेल्फ एंड द बाइसाइकिल वॉज लाइक्ड बाय एवरीवन. यहाँ पे जब पहली बार बाइसाइकिल को लिखा गया तो उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है, लेकिन जब सेकेंड टाइम के लिए यूज हुआ है उसी समय पे उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है. उसी प्रकार मैं कह सकता हूँ या फिर लिख सकता हूँ दिस इज ए मैंगो. तो ध्यान से देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे कि मैंगो को मैंने जब पहली बार सेंटेंस में लिखा उससे पहले मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल ए को यूज किया. उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाता हूँ, लिखता हूँ बट द मैंगो इज रोटेन. सड़ गया है आम. तो वहाँ पे मैंगो के पहले मैंने द का यूज किया. आई होप रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया. लेट्स मूव टू द रूल नंबर 2 के ओर. रूल नंबर 2 ये कहता है वी कैन यूज द बिफोर एनी नाउन व्हेन द हियरर नोज द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ पे सेकेंड रूल कहता है कि अगर हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जिसे जो सुन रहा है, हम जिसको बोल रहे हैं या फिर जो हमसे बात को रिसीव कर रहा है, अगर उसे पता है कि जो स्पीकर है वो किस पर्सन या फिर कोई थिंग के बारे में बोल रहा है तब उससे पहले हम नाउन के पहले द का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हैं द हेडमास्टर कॉल द पियोन एंड आस्क्ड हिम टू रिंग द बेल. तो यहाँ पे द हेडमास्टर एंड द पियोन आर नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द हियरर. तो जो बोल रहा है और जो सुन रहा है दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों नाउन एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. और यहाँ पे जो रिसीवर है या फिर जो यहाँ पे हियरर है जो सुन रहा है, पियोन जो है उसे पता है कि हेडमास्टर कौन से बेल के बारे में बात कर रहा है. यहाँ पे बेल का मतलब होते हैं स्कूल बेल. इसी वजह से बेल के पहले भी द लगाया गया है, या फिर पर्सन पियोन के पहले भी द लगा गया और हेडमास्टर के पहले भी द लगा गया, क्योंकि यहाँ पे पियोन और हेडमास्टर एक दूसरे को जानते हैं. उसी प्रकार मैं और एक सेंटेंस में कह सकता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे जो स्पीकर है और जो हियरर है उस हियरर को पता है, जो सुन रहा है उसे पता है
कि वो जो स्पीकर है वो कौन सा पिक्चर को देखने के लिए बोल रहा है। इसी वजह से पिक्चर के पहले द का यूज हुआ है। आई होप कि ये भी रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ कम टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सेज दैट विद द सुपरलेटिव्स, मतलब जब भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री आया उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे 3 पिक्चर दिया है छोटे से बड़े करके, तो मान लेते हैं ये तीनों तीन स्टूडेंट्स हैं और हर एक का नाम हम दे देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पहला का जो नाम है मान लेते हैं इसका नाम हरि है, दूसरे का नाम श्याम है और तीसरा का नाम जो है मान लेते हैं गोपाल है। तो हरि के बारे में अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ हरि इज ए टॉल बॉय। हरि इज ए टॉल बॉय। तो टॉल यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। सेंटेंस को ध्यान में रखिए, हरि इज ए टॉल बॉय, यहाँ पे टॉल एक पॉजिटिव डिग्री है। अब दूसरे कैरेक्टर को आते हैं जो कि श्याम है। श्याम को देख सकते हैं वो हरि से थोड़ा बड़ा है हाइट में, तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम श्याम इज टॉलर देन हरि। तो यहाँ पे देखिए टॉल है पॉजिटिव डिग्री, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ ही नहीं। टॉलर में नहीं यूज हुआ है डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन अगर हम गोपाल के बारे में एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि लिख सकता हूँ मैं, ये तीनों पिक्चर में सबसे बड़ा गोपाल है, तो गोपाल के बारे में मैं सेंटेंस लिख सकता हूँ गोपाल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे टॉलेस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है और उससे ठीक पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। तो आशा है कि ये रूल आपको समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है। जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि उसे वो ज़्यादा है या फिर उसे कम है, तब कंपैरेटिव डिग्री में भी हम द का या फिर डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं एक सेंटेंस लिखते हैं द हायर, द हायर यू गो, द हायर यू गो, द कूलर यू फील। तो यहाँ पे देख सकते हैं हायर का कॉम्पिटिटिव डिग्री है हायर, तो उससे पहले लग गया है डेफिनेट आर्टिकल द। उसी प्रकार कूल का पॉजिटिव डिग्री है कूल, कूल का हमारा जो कॉम्पिटिटिव डिग्री है वो क्या है, कूलर है, तो उससे पहले भी द लगाया गया। तो यहाँ पे कंपैरिजन क्या है कि जितना आप ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा आपको ठंडा महसूस होगा। इसी वजह से कॉम्पिटिटिव डिग्री होने के बावजूद भी हमें द का यूज करना पड़ रहा है। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जिसे मैं लिख सकता हूँ द सुनर यू फिनिश, द सुनर यू फिनिश द वर्क द बेटर। जितना जल्दी तुम काम ख़त्म कर सकते हो उतना अच्छा है। यहाँ पे गुड का कॉम्पिटिटिव डिग्री है बेटर, उससे पहले लग गया द, और सुन का जो है कॉम्पिटिटिव डिग्री है सुनर, तो उससे पहले लग गया द। और एक एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ, जिसे लिख सकता हूँ द हार्डर यू वर्क, द हार्डर यू वर्क द हैप्पियर यू लिव। यहाँ पे हार्ड का हार्डर है तो उससे पहले द लग गया है, और हैप्पी का हैप्पियर है कॉम्पिटिटिव है, उससे पहले भी द लग गया। ध्यान में रखना, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है उससे ठीक पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है। लेकिन कंडीशन यही है, एक्सेप्शन, कि अगर हम दो चीज़ के बारे में उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है ऐसे कंपेरिजन कर रहे हैं, तब हमें कॉम्पिटिटिव डिग्री के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होता है। आशा है कि ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी रूल नंबर 4 के और मूव करते हैं। रूल नंबर 4 हमें ये कहता है विथ सम एडजेक्टिव टू इंडिकेट द जनरल क्लास ऑफ पीपल वी यूज ए प्लूरल वर्ब विद देम। जब कोई एडजेक्टिव एक जनरल क्लास पीपल को समझाता हो या फिर एक्सप्लेन कर रहा हो या फिर इंडिकेट कर रहा हो, तब हमें उसके पहले द लगाना पड़ेगा। दो, और वहाँ पे ध्यान में रखना वो एडजेक्टिव के तरह नहीं, एक नाउन की तरह ही यूज हो रहा होगा। और
उसी प्रकार का एडजेक्टिव जो नाउन की तरह या फिर जनरल क्लास ऑफ पीपुल के नाउन की तरह यूज हो रहा है उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। एक एग्जाम्पल में देके आपको समझाता हूँ, और मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में बोला गया है द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे जो रिच का बात किया गया कोई एडजेक्टिव है नहीं, लेकिन अगर मैं सेंटेंस कोई लिखूँ ही इज ए रिच बॉय, तो यहाँ पे रीच ना एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे रीच एक नाउन की तरह यूज हुआ है जो कि जनरल क्लास ऑफ पीपल को इंडिकेट करता है। तो कहीं पे भी अगर कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि एक जनरल क्लास ऑफ पीपल को समझाता हो, उसी जगह पे हमें द लगाना पड़ेगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे रिच का मतलब होते हैं ऑल द रिच पीपुल, उसी प्रकार द पुअर का मतलब होता है ऑल द पुअर मैन। Likewise, the blind count on white can to walk properly. काउंट ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, और व्हाइट कैन का मतलब उनके हाथ में जो व्हाइट कलर का छड़ी होता है चलने के दौरान वो यूज करते हैं उसी को। तो वहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो जितने भी ब्लाइंड पर्सन हैं मोस्टली वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं अच्छे से चलने के लिए, वो व्हाइट कैन के ऊपर। तो इसी वजह से यहाँ पे एक ब्लाइंड को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सारे ब्लाइंड को, ब्लाइंड के जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं जनरल क्लास ऑफ पीपल को समझाता है। इसी वजह से ब्लाइंड के पहले द का यूज हुआ है। उसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि लिख सकता हूँ एक सेंटेंस द यंग एज वेल एज द यंग एज वेल एज द ओल्ड, द यंग एज वेल एज द ओल्ड नीड आवर केयर। तो यहाँ पे जो यंग पीपुल हैं, यहाँ पे सारा यंग पर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है। उसी प्रकार जितने ओल्ड हैं, यहाँ पे जो ओल्ड लिखा गया है सारा ओल्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी वजह से क्योंकि ये एक जनरल क्लास ऑफ पीपल को इंडिकेट कर रहा है, ये एडजेक्टिव जो कि एक नाउन की तरह यूज हुआ है, हमें उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। दी ओल्ड यहाँ पे लिखा गया, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। अभी रूल नंबर 5 को समझते हैं। विथ सम नेशनलिटी एडजेक्टिव टू इंडिकेट द पीपुल लिविंग इन दैट कंट्री। अगर कुछ ऐसे एडजेक्टिव हो जो कि एक नेशनलिटी को एक्सप्लेन कर रहा हो, उसी देश में रहने वाले सारे लोगों को, उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। यहाँ पे जो दी इंग्लिश लिखा गया है, यहाँ पे किसको एक्सप्लेन कर रहा है? दी इंग्लिश मीन्स द पीपुल ऑफ इंग्लैंड। उसी प्रकार द जापानीज आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे जो जापानीज हैं, यहाँ पे द पीपुल ऑफ जापान को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि वो लोग उसी देश में रहते हैं, वो उनका नेशनलिटी आइडेंटिटी है, तो उसी वजह से उसके पहले द लगेगा। और ध्यान में रखना जितने भी नेशनलिटी का आइडेंटिटी है ना, उससे पहले द ही लगा होगा। लेकिन अगर विदाउट कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है, वहाँ पे बस इंग्लिश लिखा जा रहा है या फिर जापानीज लिखा जा रहा है, यहाँ पे मान लेना वो लैंग्वेज का बात कर रहे हैं, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ, उसका मतलब यही है उसी देश में रहने वाले किसी एक पर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एन इंग्लिश और ए जापानीज मीन्स ए पर्सन ऑफ इंग्लिश और जापानीज नेशनलिटी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज हो रहा है तो जान लेना कि वहाँ पे कि जो बात किया जा रहा है वो पूरा उसी देश में रहने वाले सारे लोगों को बताया जा रहा है, वो उनका नेशनलिटी के बारे में बताया जा रहा है। अगर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है तो वो लैंग्वेज के बारे में बात किया जा रहा है, और अगर वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है तो उसी देश में रहने वाले किसी एक पर्सन का ही नेशनलिटी को वो एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी इजीली। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इज ए वेरी इजी वन। यहाँ पे बस आपको ध्यान में रखना है कि कोई यूनिक स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ क्या। अगर यूनिक स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ है तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं 2 पिक्चर लिया हूँ, एक दिया है ताजमहल का, दूसरा दिया है आईफल टावर का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द ताजमहल। द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स, लिख सकता हूँ द ताजमहल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ दी आईफिल टावर इज इन पेरिस, लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये भी तो एक यूनिक स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ और एक द राष्ट्रपति भवन इज राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ये भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि राष्ट्रपति भवन एक यूनिक स्ट्रक्चर है। तो
ये समझ में आ गया। कोई भी यूनिक स्ट्रक्चर आए उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। अभी चलते हैं रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7 को जब सीखने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि गोल्ड, वाटर, राइस, मिल्क, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा। जनरली हमें जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल तो का यूज नहीं होते या फिर हम नहीं लिखते हैं। लेकिन रूल नंबर 7 ये कहता है हमें व्हेन वी स्पीक स्पेसिफिकली अबाउट अनकाउंटेबल नाउन वी यूज द। लेकिन अगर हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ना, तब हम उसके पहले द यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसे यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं द राइस ऑफ उड़ीसा इज कोर्स। यहाँ पे जो राइस का बारे में बात किया जा रहा है ना, इट इज स्पेसिफिकली अबाउट उड़ीसा, नॉट ऑल अबाउट द होल वर्ल्ड। यहाँ पे जनरली किसी राइस के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, स्पेसिफिकली उड़ीसा के बारे में बात किया जा रहा है। इसी वजह से राइस के पहले यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस में देख सकते हैं यू शुड नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ ए पॉन्ड। यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि तुम्हें तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे जो वाटर है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली पॉन्ड का वाटर को एक्सप्लेन करता है, इसी वजह से वहाँ पे द लगा। उसी प्रकार पास द सॉल्ट प्लीज, यहाँ पे कौन से नमक के बारे में बोला जा रहा है, जो स्पीकर है और जो रिसीवर है या फिर हियरर है, उन दोनों को पता है कि वो कौन सा स्पेसिफिकली सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे द लगा है क्योंकि वो स्पेसिफिक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता, जैसे कि पहला वाला एग्जांपल लिख सकते हैं द राइस ऑफ उड़ीसा इज कोर्स। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि द राइस इज ए स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। मैं ऐसा नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राइस का बात किया जा रहा है ना, ये एक जनरल अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि कोई स्पेसिफिकली अनकाउंटेबल नाउन की तरह। इसी वजह से यहाँ पे द लगना गलत हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे द लगाता हूँ तो सेंटेंस विल बी कंसिडर एज रॉन्ग वन। इसी वजह से अगर बस स्पेसिफिकली किसी अनकाउंटेबल नाउन को वो सेंटेंस में बताया जा रहा है तो द लगाना, नहीं तो मत लगाना। अब आते हैं रूल नंबर 8 की ओर, जो कि बहुत ईजी है। रूल नंबर 8 हमें ये कहता है बिफोर नेम्स ऑफ ग्रेट बुक्स एंड न्यूज़पेपर हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट बुक्स? ग्रेट बुक्स मीन्स आर लाइक होते हैं जो गीता, होली बुक्स होते हैं, गीता, बाइबल, कुरान, रामायण, द पंचतंत्र। ये जो ग्रेट बुक्स होते हैं ना, महान किताब होते हैं, उनके पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होता है। जहाँ पे भी आपने ग्रेट बुक्स का नाम देखा उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा लेना। उसी प्रकार न्यूज़पेपर का भी नाम आया ना, उससे पहले आसानी से द लगा देना, आसानी से आपका आंसर सही हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द समाज। उसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस में लिख सकता हूँ, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस भी तो एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो आशा है कि ये भी रूल आपको आसानी से समझ में आ गया। अब आते हैं रूल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 ये कहता है कि अगर कोई नाउन सर्विस सिस्टम को रिफर करता है तब उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टॉक विथ हिम ओवर द फोन। यहाँ पे जो फ़ोन है हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, इसी वजह से फ़ोन के पहले लग गया डेफिनेट आर्टिकल द। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं आई लिसन टू द रेडियो। यहाँ पे जो रेडियो है वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे पहले द लग गया। लेकिन ध्यान में रखना, अगर टीवी देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक्सेप्शन रूल है, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पे आई वॉच टू द टीवी मत लिख देना, या फिर आई वॉच टू द टेलीविजन मत लिख देना, वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे द नहीं लगेगा, ये उसका एक्सेप्शन रूल है। तीसरे और आते हैं ही इज कमिंग ऑन द नेक्स्ट ट्रेन। ये ट्रेन भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उससे पहले भी द लग गया, क्योंकि वो भी तो सर्विस हमें प्रोवाइड करता है या फिर कोई सर्विस सिस्टम है। लेकिन अगर आप खुद अकेला ट्रेन में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे द आर्टिकल नहीं होगा, वहाँ पे आपको प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा, आई ट्रैवल बाय ट्रेन होगा। ये दोनों रूल को ध्यान में रखना। एरर स्पॉट के क्वेश्चन में मोस्टली यही दे देते हैं और बच्चे द लगा के गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेन हो या फिर टेलीविजन हो वो एक सर्विस सिस्टम है। आई होप कि रूल नंबर 9 भी आपको समझ में आ जाएगा, और इसे प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे ऐसे सारे जो डाउट होते हैं वो दूर होते हैं। आप धीरे धीरे सीखते रहिए, ये भी आपको इजी लगने लगेगा। अब मूव करते हैं रूल नंबर 10 के ओर। रूल नंबर 10 हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए उससे पहले द लगेगा, जो कि बहुत आसान है समझना और सीखना भी। कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख लो, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लो, जैसे कि द पियानो, द गिटार, इस प्रकार। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन रूल यही है, जैसे कि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा तो आप उससे पहले द लगा दिए, लेकिन अगर कोई खेलने का इंस्ट्रूमेंट है ना, उससे पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ ही इज प्लेइंग द फुटबॉल।
यहाँ पे फुटबॉल एक खेलने का इंस्ट्रूमेंट है और उससे पहले आपने द लगा दिया ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे द नहीं लगेगा क्योंकि फुटबॉल जो है वो एक खेलने का इंस्ट्रूमेंट है। और ध्यान में रखिए कि एरर स्पॉटिंग में ना यही यही ऐसे ही सवाल दे देते हैं, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, तो लोगों को लगता है फुटबॉल को स्पेसिफाई करके बोला जा रहा है तो द लगा दिया है। तो ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी खेलने का इंस्ट्रूमेंट नाम दिया उससे पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। रूल नंबर 11 जो है थोड़ा याद रखने वाला है। जैसे कि कोई भी रिवर का नाम आया, ओशंस का नाम आया, सी का नाम आया या फिर माउंटेन रेंज का नाम आया तो उससे पहले द लगता है। लेकिन ध्यान में रखना, कोई भी एक वाला माउंटेन है ना, वहाँ माउंटेन रेंज नहीं है। माउंटेन रेंज जो होते हैं ऐसे लग लग के होते हैं लाइक दिस, इसे माउंटेन रेंज कहेंगे। बस स्पेसिफिकली अगर एक ही माउंटेन है तो वहाँ पे द नहीं लगेगा। साथ ही साथ लेक के पहले भी द का यूज नहीं होगा। तो जैसे कि रूल बोला, मैंने बोला कि आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जितने भी रिवर्स के नाम आए, द गंगा, द महानदी, आपको द लगाना पड़ेगा। ओशंस का नाम आए, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, आपको उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। द इंडियन ओशन। उसी प्रकार अगर कोई सीज का नाम आया, द बे ऑफ बंगाल या फिर द गल्फ ऑफ मन्नार, तो आपको द का यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर माउंटेन रेंज आया जैसे कि द हिमालय, द विंध्य, तब आपको वहाँ पे भी द का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई माउंटेन्स है, बस अकेला है, सिंगल माउंटेन, तो उससे पहले द का यूज नहीं होता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट लिखना सही होगा, द माउंट एवरेस्ट लिख दिए तो गलत होगा। उसी प्रकार माउंट किलिमंजारो, माउंट कंचनजंगा, चिलिका लेक, डाल लेक एटसेट्रा। आई होप ये तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया हो, ईजी है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं रूल नंबर 11 के ओर, सॉरी रूल नंबर 12 के ओर। 11 तो अभी अभी कंप्लीट किया हमने ना। रूल नंबर 12 हमें यह बताता है कि अगर कोई कंट्री है जो कि व्हिच आर फेडरेशन ऑफ किंगडम, वो है तो उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि जो कंट्रीज फेडरेशन ऑफ किंगडम उससे पहले लगेगा, तो पहले समझ लेते हैं कि फेडरेशन क्या होता है। फेडरेशन मीन्स इज दैट ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स विथ ए सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर्स। कोई एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत सारे स्टेट को लेके बना है और उनका सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन वो अपना इंटरनल अफेयर्स में वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आते हैं रूल के ऊपर। तो रूल कहता है कोई भी फेडरेशन या फिर किंगडम उससे पहले लगेगा द यूएसए, उसी प्रकार द यूके, द यूएई, द ग्रेट ब्रिटेन, द सोवियत यूनियन, इस सारे में द का यूज करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होते हैं। जैसे कि हम सिंपली लिख सकते हैं इंडिया, चाइना, जापान एट्सेट्रा। ये जापान में ना द नहीं लगने का और एक भी रीज़न है जो कि हम नीचे सीखने वाले हैं। आई होप कि ये रूल आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे एक जो एक्सेप्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सारे एग्जाम में भी आया है। इसका एक आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी स्टेट का नाम आया ना इंडिया का, उसके पहले द यूज नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा स्टेट है उससे पहले आने से द का यूज होता है, जो कि है वो द पंजाब। द पंजाब, अगर पंजाब आया ना भाई, उससे पहले आपको द लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट रिफर्स टू द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, नॉट द स्टेट। ये 5 रिवर का जो मिलन का जगह है, लैंड है, उसी को बताता है, किसी स्टेट को नहीं। आप पूछोगे हाउ, आई विल एक्सप्लेन दैट। पंजाब जो वर्ड है ना, अगर हम उसे तोड़ेंगे कुछ हमें ऐसे देखने को मिलेगा, पंच प्लस आप। पंच का मतलब होते हैं 5 और आप का मतलब होते हैं वाटर, जो कि रिवर को रिप्रेजेंट करता है। 5 रिवर का मिलन को पंजाब कहा गया, इसी वजह से पंजाब के पहले द का यूज होता है। आई होप कि आपको ये वाला एक्सेप्शन रूल बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। पंजाब आया तो उससे पहले आपको द लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 13 के ओर। रूल नंबर 13 जो है ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग है। वो बताता है बिफोर नेम्स ऑफ आइलैंड कंट्रीज और आइलैंड्स मेड ऑफ स्मॉलर आइलैंड। अगर कोई कंट्री आइलैंड कंट्री है जो कि छोटे छोटे आइलैंड्स को लेके बड़ा सा आइलैंड बना है, या फिर छोटे छोटे आइलैंड को मिला के वो कंट्री बना है, तब उससे पहले हम द लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा सा आइलैंड वाला कंट्री है तो उसके पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करने का मौका नहीं दिया जाता, या फिर हमें उसे लगाना ही नहीं होता है। अगर लगाए तो उसे गलत माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने दिया है, 2 एग्जाम्पल दे दिया है। दी अंडमान्स, तो यहाँ पे जो दी अंडमान्स है ना, क्योंकि अंडमान को अगर आप देखेंगे तो उसका मोस्टली 3 हिस्सा है, तो छोटे छोटे आइलैंड को लेके बना है, इसी वजह से यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है, दी अंडमान्स। उसी प्रकार दी वेस्ट इंडीज,
लेकिन जैसे बड़े, एज आई टोल्ड यू जस्ट अर्लियर, बिगर आइलैंड कंट्रीज गो विदाउट द डेफिनेट आर्टिकल द, वहाँ पे द का यूज नहीं होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, जापान हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जापान में द का यूज नहीं होने का और एक भी रीजन है, और वही रीजन यही है क्योंकि वो एक बिगर आइलैंड है, और एज आई टोल्ड यू बिगर आइलैंड के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। आई होप ये वाला रूल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं रूल नंबर 14 के ओर। रूल नंबर 14 बहुत ही आसान है। वो कहता है जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसके पहले आप बस दो लगा देना। देखा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का नाम, सन, मून, स्टार्स, अर्थ, स्पेस, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, उन सब के पहले हमें द का यूज करना होता है। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज आया, आप बस द लगा दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। उसी प्रकार रूल नंबर 15 ये कहता है जितने भी डेजर्ट का नाम है ना उससे पहले आप द लगा लो। द सहारा, द थॉर, उसी प्रकार लिख सकता हूँ द गोवी, ये भी एक डेजर्ट का नाम है। तो जितने भी डेजर्ट का नाम है ना उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि रिवर का नाम आया, ओशन का नाम आया, सी का नाम आया, तो आप उससे पहले द का नाम लगा दें, द का यूज करना। या फिर माउंटेन रेंज आए, लेकिन मैंने आपको बताया था लेक आया तो आपको यूज करना नहीं होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रूल है, अगर कोई फेमस कैनाल का नाम आया ना, फेमस कैनाल होना जरूरी है, छोटे मोटे नहीं चलेंगे, फेमस कैनाल आया तो उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, जैसे कि द स्वेज कैनाल, द पनामा कैनाल, द मैनचेस्टर शिप कैनाल, एट्सेट्रा। 14 इजीली समझ में आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होना चाहिए, 15 जो है वो डेजर्ट का नाम आना चाहिए, और 16 जो है वो फेमस कैनाल का नाम आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 17 की ओर। रूल नंबर 17 ये कहता है व्हेन ए पर्सन और प्लेस इज एक्सप्लेन बाय स्पीकर एज इक्विवेलेंट टू अनदर पर्सन और प्लेस देन वी यूज द बिफोर द पर्सन और प्लेस विच कंसिडर बेटर। इट मीन्स इज दैट जब किसी पर्सन या फिर प्लेस के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है किसी स्पीकर के द्वारा, और वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी हैं, वो पर्सन और प्लेस, लेकिन उनमें जो अच्छा होगा ना, जो अच्छा के साथ वो कंपैरिजन किया जा रहा होगा उसके पहले द लगेगा, ना कि जिसको किया जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है। बॉम्बे इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे बॉम्बे को मैनचेस्टर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इट्स ऑब्वियस थिंग नो, मैनचेस्टर इज द बेटर देन द बॉम्बे एंड दैट्स वाई मैनचेस्टर के पहले द लगा है। तो ध्यान में रखना, हालांकि दोनों को सेम बताया जा रहा है, लेकिन जो अच्छा है, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है ना, उससे पहले आपको द का यूज करना है, ना कि जिसको किया जा रहा है। अब चलते हैं हमारा आखिरी रूल, रूल नंबर 18 के और। ये जो रूल नंबर 18 हमें ये बताता है, और यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको बोलूँगा जो कि मोस्टली लोगों को रॉन्ग कॉन्सेप्शन होता है। रूल नंबर 18 यही कहता है बिफोर नेम्स ऑफ फेमस पर्सन इफ इट बी ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए सोशल और रिलीजियस ऑर्डर, हमें ऐसे नाम के पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा जो कोई सोशल या फिर रिलीजियस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है द दलाई लामा विल विजिट पुरी इन जून। तो यहाँ पे दलाई लामा जो है वो हमें पता है कि वो बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इंटरेस्टिंग बात यही है दलाई लामा किसी का नाम नहीं है, ये एक टाइटिल है जो कि बुद्धिज्म के द्वारा दिया जाता है। उसी प्रकार आगा खान भी एक प्रकार का टाइटिल है, किसी का नाम नहीं। तो इसी वजह से उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे लिखा गया द दलाई लामा, इसी वजह से, और इसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है दी आगा खान, क्योंकि ये दोनों ही एक सोशल और रिलीजियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से। लेकिन अगर इसी प्रकार आप लिखेंगे द महात्मा गांधी, तो आपका सेंटेंस जो होगा ना वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को कभी भी किसी भी सोशल या फिर रिलीजियस ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं स्पेसिफिकली, इसी वजह से। आई होप कि रूल नंबर 1 से लेकर 18 तक मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है ना, आप कमेंट सेक्शन में हमें दे दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे।